प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज जो हम शुरुआत करेंगे वो पाकिस्तान से करेंगे। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के अलगाववादी समूह के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई को लेकर विरोध जताया है। पाकिस्तान ने कहा है कि वह जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के 4 गुटों को गैरकानूनी घोषित करने के भारत के फैसले की निंदा करता है। उसने यासीन मलिक के जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF पर प्रतिबंध बढ़ाने की भी निंदा की है। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग के 4 गुटों को UAPA के तहत गैरकानूनी सहयोगी घोषित कर दिया है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी। अमित शाह ने कहा कि 5 साल के लिए प्रतिबंधित घोषित किए गए जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग ने आतंकवाद के जरिए जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा व सहायता देकर भारत की अखंडता को खतरे में डाला। एक दूसरे पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के प्रति PM नरेंद्र मोदी का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का पालन करते हुए गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के 4 गुटों JKPL मुख्तार अहमद वाजा, JKPL बशीर अहमद तोता, JKPL गुलाम मोहम्मद खान और JKPL अजीज़ शेख को गैरकानूनी संघ घोषित किया है, जो याकूब शेख के नेतृत्व में चल रहे थे। मोदी सरकार आतंकवाद को बेरहमी से कुचलने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा, ताज़ा अधिसूचनाओं के अनुसार कुल 14 कश्मीरी राजनीतिक दल जम्मू और कश्मीर में गैरकानूनी हो गए हैं। इन पार्टियों के सहयोगी दलों को भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से यासीन मलिक के लिए मौत की सज़ा की मांग की गई है, जिसे 2022 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान इतने पर ही नहीं रुका, उसने भारत पर जम्मू और कश्मीर में दमनकारी नीति का आरोप लगाया। इसके साथ ही दावा किया कि इससे कश्मीरी लोगों को के आत्मनिर्भर के अपरिहार्य अधिकार की प्राप्ति की आकांक्षाओं को दबाया नहीं जा सकता है। पाकिस्तान ने अपने बयान में इससे आगे जम्मू और कश्मीर को लेकर अपने पुराने आरोपों को कॉपी पेस्ट कर दिया। पाकिस्तान शुरू से ही जम्मू और कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है। उसने एक के बाद फिर भारत और जम्मू कश्मीर में असहमति को कुचलने का आरोप लगाया। उसने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय कानूनों की भी दुहाई दी, पर पाकिस्तान ने यह नहीं बताया कि पाक कश्मीर में आम लोगों की ज़िंदगी को कैसे बदतर बना दिया गया है। POK के लोगों ने न तो पाकिस्तान अपना मानता है, न ही विकास की कोई पहल करता है। अपने बयान के अंत में पाकिस्तान ने भारत से अलगाववादी पार्टियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान किया है। आइए हम बात करें भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के बारे में। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने चीन के साथ अस्थिर सीमाओं को सबसे बड़ी चुनौती बताया है। उन्हें चीन के उदय को भी सबसे विकट चुनौती करार दिया है। CDS अनिल चौहान ने कहा कि भारत और भारतीय सशस्त्र बलों को निकट भविष्य में चीन की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। CDS अनिल चौहान के इस बयान पर चीन भड़क गया है। उसने चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत पर निशाना साधा है। ग्लोबल टाइम्स ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर लिखा है कि भारत और चीन भागीदार हो सकते हैं और होना भी चाहिए। उसने समझाइश देते हुए लिखा कि दोनों देशों को प्रतिद्वंदी बनने से बचना चाहिए और निश्चित रूप से दुश्मन नहीं बनना चाहिए। चीन के उत्थान के प्रति भारत में अत्यधिक संदेह और विश्वास है। चीन को सबसे विकट चुनौती के रूप में देखने का कोई मतलब नहीं है और इसमें भारत के लिए सफलता की कोई संभावना नहीं है। भारत को तथाकथित चीन चुनौती से डरने की जरूरत नहीं है। चीन और भारत सब भागीदार हो सकते हैं और होना भी चाहिए। प्रतिद्वंदी बनने से बचना चाहिए और निश्चित रूप से दुश्मन नहीं होना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के रक्षा और सामरिक अध्ययन विभाग के चीन के उदय और विश्व पर इसके प्रभाव पर तीसरी रणनीतिक और सुरक्षा वार्ता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं वह अस्थिर सीमाएं हैं। भारत की प्राचीन सीमाएं आकार लेने लगी हैं। अंग्रेजों के अधीन ढीठ सीमाएं थी, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की वैधता नहीं मिल सकी। इस प्रकार हमें विवादित सीमाएं विरासत में मिली। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे ने उन्हें एक नया पड़ोसी बना दिया और भारत के विभाजन ने एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जो शत्रुता और हमारे प्रति नफरत पर पनपा। जनरल चौहान ने कहा कि आज भारत का हमारे दोनों पड़ोसियों के साथ सीमाओं पर विवाद है। विवादों के बाद संघर्षों के कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा और वास्तविक जमीन स्थिति रेखा जैसे शब्द सामने आए हैं। चीन के साथ अस्थिर सीमाएं, उसका उदय निकट भविष्य में भारत और भारतीय सशस्त्र बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना रहेगा। उन्हें कहा कि सशस्त्र बलों को विवादित सीमाओं पर शांतिकाल के दौरान भारत के दावों की वैधता बनाए रखने की जरूरत है और इस बात पर जोर दिया कि सभी संघर्ष के बिंदुओं पर चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी से चतुराई से निपटने की जरूरत है। जनरल चौहान ने कहा कि दोनों पक्षों को एंगेजमेंट के नियमों के दायरे में काम करने की जरूरत है। आइए अब सुनते हैं उनके पुणे विश्वविद्यालय में व्याख्यान। Occupation of Tibet by China made us
made them as a new neighbor. The partition of India created a new nation that thrived on hostility and hatred towards us. Disputes followed by conflicts have led to the emergence of terms like line of actual control, line of control, and actual ground position line. The unsettled borders with China and the rise of China will remain the most formidable challenge that India and Indian armed forces will face in the foreseeable future. The ancient frontiers of India started taking shape of firm borders under the British, but they could only get the legitimacy of international, they could not get the legitimacy of international borders. On independence, thus, we inherited disputed borders. Occupation of Tibet by China made them as a new neighbor, and the partition of India created a new nation that thrived on hostility and hatred towards us. Today, India has disputed borders with both her neighbors. Disputes followed by conflicts have led to the emergence of terms like line of actual control, and actual ground position line. आइए अब बात करें सीएए के बारे में। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर भारत के राज्यों से ही नहीं दुनिया भर के देशों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब अमेरिका के एक सांसद ने भारत सरकार द्वारा सीएए को लागू करने पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में गहराई के साथ ये महत्वपूर्ण है कि संयोग सभी के मानवाधिकारों की रक्षा के साझा मूल्यों पर आधारित हो, चाहे वह किसी भी धर्म के हों। नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। एक दिन के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। सीए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। ऐसे अल्पसंख्यक 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों। साथ ही सरकार ने एक बयान जारी किया था कि भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए उनकी नागरिकता को प्रभावित नहीं करेगा, इसका समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। सदन में विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष बेन कार्डिन ने चिंता जाहिर की। कहा, मैं भारत सरकार के विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के फैसले से बहुत परेशान हूँ। खासकर भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय पर कानून के संभावित पड़ने वाले प्रभाव से चिंतित हूँ। मामले को भड़काने वाला तथ्य यह है कि रमज़ान के पवित्र महीने में इसे लागू किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका और भारत के बीच गहरे संबंध होने के साथ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा संयोग सभी लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के साझा मूल्यों पर आधारित हो, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। पिछले सप्ताह अमेरिकी विदेश विभाग ने सीए की अधिसूचना पर चिंता जताई थी और कहा था कि सभी समुदायों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। वहीं भारत ने सीए की आलोचना के लिए अमेरिकी विदेश विभाग की तीखी फटकार लगाई थी। कहा था कि ये गलत जानकारी है। हालांकि हिंदू पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी कलेक्टिव, हिंदू पैक्ट और ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन ने अलग अलग बयानों में सीए का समर्थन किया है। उनका कहना है कि यह कानून भारत के पड़ोसी देशों में सताए गए हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी अल्पसंख्यकों को तुरंत नागरिकता दिलाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ व्यक्तियों और परिवारों की सुरक्षा के लिए भारत के समर्पण को रेखांकित करता है। हिंदू पैक्ट के संस्थापक और सह संयोजक अजय शाह ने कहा कि सीए भारत के किसी नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। भारत के पड़ोस में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें परेशान किया जाता है। अमेरिकियों के रूप में हम निराश हैं कि अमेरिकी मूल्यों और उत्पीड़न लोगों के मानवाधिकार के लिए खड़े होने के बजाय हमारी सरकार ने इस मानवीय परिवार का विरोध करना चुना है। हिंदू पैक्ट की सह संयोजक दीप्ति महाजन ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यक समुदायों की छोटी लड़कियों की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति की कमी को देखना चौंकाने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अनुसार पाकिस्तान में हर साल औसतन 1000 लड़कियां जिनका 10 साल से कम उम्र में अपहरण किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है और वह जबरन विवाह का शिकार बनती हैं। इस दिल तोड़ने वाले अपराध में संलिप्तता के लिए पाकिस्तान सरकार की निंदा करने की बजाय विदेश मंत्रालय ने बेगुनाह पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार के प्रयासों की आलोचना कर रहा है। ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन के वीएस नायपॉल ने कहा कि सीए हमारे पड़ोसी इस्लामिक देशों में बर्बरता, उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण, हत्या, बलात्कार, सभी प्रकार के अत्याचार का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों की दुर्दशा का समाधान करता है, जहाँ धर्मनिरपेक्षता, शांति और मानवता का विचार काम नहीं कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।